हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वॉइस आज अनयूजुअल लगे तो उसका रीजन ये है कि मेरा हेल्थ इज नॉट फाइन। मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। पर मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में एक्सेप्टेंस का पार्ट 1 आपसे शेयर कर दिया था, तो मुझे लगा ये हाई टाइम है कि मैं एक्सेप्टेंस का पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आपका लिंक बीच में ना टूटे इन दोनों वीडियोस के। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही कोई भी चैनल ग्रो करता है या कोई भी इंसान ग्रो करता है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस के बाकी चीजों के बारे में जान लिया था, तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए एक और कंडीशन है, वो है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने मुझे ऑफर दिया कि मैं आपका अपने यहाँ ब्लैक हॉर्स आपको 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया कि ठीक है, मैं 20,000 रुपए में आपसे आपका हॉर्स खरीदने को तैयार हूँ, पर ब्लैक हॉर्स नहीं, मैं व्हाइट हॉर्स खरीदूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो मैंने एक्सेप्टेंस दी वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं थी। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 के हिसाब से ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 7 ये कहता है कि टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो ये जो भी मैंने कंडीशन इसमें लगा दी है, इसकी वजह से कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो और बातें अगर हम एक्सेप्टेंस के बारे में जाने, तो एक उसमें आता है काउंटर ऑफर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था जब मैंने ऑफर को डील किया था अपनी वीडियो में। तो ये होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि अगर आपने 20,000 रुपए में मुझे बोला होता कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, और मैं बोलता नहीं, मैं आपका हॉर्स 15,000 रुपए में खरीदूंगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो पुराना जो आपने ऑफर दिया है मुझे 20,000 रुपए का, वो लैप्स कर जाता है, क्योंकि मैंने आपको एक तरीके से काउंटर ऑफर दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कोर्ट ये बोलता है कि इन केसेस में जहां पे आप एक काउंटर ऑफर दे देते हैं, तो प्रीवियस जो आपने ऑफर दिया हुआ होता है ऑफरर के द्वारा, वो लैप्स कर जाता है और ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, वो है हायर्ड वर्सेस रेंज का, जिसमें हायर्ड इज द प्लेंटिफ एंड रेंज वाज द डिफेंडेंट। इस केस में क्या हुआ है कि रेंज जो कि डिफेंडेंट है, उन्होंने ऑफर किया था प्लेंटिफ को कि अपना फार्म लैंड बेचना चाहते हैं $1,000 में, जिसके रिप्लाई में हेड जो कि एक प्लेंटिफ है, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो आपका फार्म लैंड $950 में खरीदूंगा, जिसको हाइड ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब बाद में क्या होता है कि हाइड के दिमाग में आता है कि ठीक है, चलिए मैं $1,000 में ही खरीदने को तैयार हूँ आपका फार्म लैंड, जिसको रेंज मना कर देते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं बेचूंगा आपको $1,000 में। तो अब वो कोर्ट चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी उनके ऑफर की, तो अब हाउ कैन ही रिफ्यूज टू इन्फोर्स दैट एग्रीमेंट। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि भाई आपने जब $950 का उन्हें काउंटर ऑफर दिया, तो उनका जो प्रीवियस ऑफर था $1,000 का, वो लैप्स कर गया है। तो ये जो सेकंड लेटर आपने भेजा जिसमें आपने $1,000 की खरीदने की बात कही, तो इस केस में आपने अब ऑफर दे दिया उन्हें, तो अब उनके पास है ये डिस्क्रिप्शन कि वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एंड ही इज नॉट बाउंड टू डिलीवर दैट फार्म लैंड टू यू, बिकॉज यू जस्ट मेड अ काउंटर ऑफर in reply to his offer. Now the next point is inquiry into terms of contract. जैसे कि अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं, कोई भी रिलेटिव बिजनेस करते हैं, तो कई बार ये होता है कि ए ऑफर करता है कि भाई मैं माल आपको बेचना चाहता हूँ 1,00,000 रुपए में। तो अब आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कि ठीक है, मैं आपके माल से संतुष्ट हूँ, 1,00,000 रुपए में खरीदने के लिए भी इच्छुक हूँ, पर क्या मैं इसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकता हूँ। तो इस केस में माना जाता है कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि आपने इंक्वायर किया है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कंक्लूड कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कम पार्शियल एक्सेप्टेंस, मतलब कि आप कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो कि ऑफर में दी गई हो, उसको तो एक्सेप्ट कर ले, पर बाकी चीजों को एक्सेप्ट ना करे। जैसे कि इलस्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ए ने ऑफर किया कंपनी को बी को कि भाई मैं आपके शेयर खरीदने के लिए इच्छुक हूं, पर तभी मैं खरीदूंगा जब आप मुझे कोई पोजीशन भी दे दें इस कंपनी में, जिसको बी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो शेयर्स उन्हें डिलीवर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि भाई शेयर्स का पैसा तो मुझे दो। तो अब क्या हुआ है कि इस केस में उन्होंने शेयर्स तो कर दिए, एक कंडीशन तो मान ली कि शेयर्स डिलीवर कर दिए, पर जो सेकंड कंडीशन थी उन्हें कंपनी की पोजीशन देने के लिए, उसको नहीं माना उन्होंने। तो इसमें पार्शियल एक्सेप्टेंस उनके द्वारा दी गई है, जिसकी वजह से एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड ही नहीं हुआ है। तो आप जब भी एक्सेप्टेंस दें, तो आपको हर एक टर्म्स और कंडीशन जो उसमें मेंशन ऑफर में, उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट कम प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस मतलब टेम्पररी एक्सेप्टेंस। जैसे कि अगर इलस्ट्रेशन के तौर पे बताऊं कि कोई भी चीज की एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और उस चीज की आज बोली लगनी है, जिसको बिड कहते हैं। तो आपने बिड लगाई और मैंने भी बिड लगाई, और आपकी बिड हाईएस्ट थी और सबसे बेहतर लगी, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। पर बिडर ने ये बोला कि अभी तो मैं प्रोविजनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका ऑफर,
पर ये फाइनलाइज तब माना जाएगा जब हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो उसको अनुमति दे देते हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस केस में कोर्ट भी कहता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ये कहता है कि अगर प्रोविजनल एक्सेप्टेंस दी गई है तो आप अपने ऑफर को रिवर्स मतलब मार सकते हैं, उसके ऊपर मतलब आप अपना ऑफर वापस ले सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है अभी तक फुली परमानेंटली नहीं दी गई है उस पर्टिकुलर ऑफर की। अब अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है किसी भी चीज का। एक होता है नॉन इंस्टेंटेनियस, जिसमें आप डायरेक्ट टच में नहीं होते हैं उस पार्टी के, जैसे कि पोस्टल रूल भी जिसको कहा जाता है कि एक पार्टी कहीं और हो और आप, मैं दिल्ली में हूँ और आप मुंबई में, तो हमने कम्युनिकेशन कैसे किया है, नॉन इंस्टेंटेनियस, एक लेटर के थ्रू, तो उसे कहते हैं नॉन इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इंस्टेंटेनियस जिसमें आप डायरेक्ट टच में होते हैं, ऑफर और ऑफर दोनों एक डायरेक्ट टच में होते हैं, जैसे कि टेलीफोनिक मीन्स। तो इसको लेके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग रूल्स हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उस रूल्स पे जाए, पोस्टल रूल्स और नॉन इंस्टेंटेनियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन पे, उससे पहले हमें जरूरी है कि हम ये जान लें कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम कंप्लीट मानी जाती है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 4 इसके बारे में कहता है और उसकी लैंग्वेज ये कहती है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टेड। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कि अगर आपने एक्सेप्टेंस मुझे दी मेरे ऑफर की और आपने वो लेटर डाल दिया है लेटर बॉक्स में, तो अब क्या हुआ, वो जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो आपकी पावर से बाहर चला गया, अब आप उसे वापस तो नहीं ले सकते हैं वहां से निकाल के। तो जैसे ही आपने उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को किसी यू हैव पुट इट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और वो आपकी पावर से बाहर है, तो इस केस में जो प्रपोजर है जिसने आपको ऑफर दिया था, जो ऑफरर है, वो बाउंड हो जाएगा उस एक्सेप्टेंस को लेके। पर क्या आप बाउंड हो जाएंगे अगर आपने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया है लेटर बॉक्स में? तो इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि नहीं, एक्सेप्टर इज बाउंड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? एक्सेप्टर तब बाउंड होगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा, ऑफरर को उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ऑफरर कब बाउंड हो जाएगा? जैसी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने डिस्पैच कर दिया है। और एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर या ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब आप अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहें तो क्या वो आप ले सकते हैं या नहीं, उसके बारे में सेक्शन 5 क्या कहता है, दैट एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। जैसे कि इन्होंने लेटर डाल दिया था लेटर बॉक्स में, अब लेटर पहुंचने में तो टाइम लगेगा ऑफरर तक, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टर तब तक बाउंड नहीं है जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास नहीं चला जाता। तो अब ये क्या कर सकते हैं कि अगर अब इन्हें अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो ये कोई स्पीडियर मेथड, जैसे कि टेलीफोन कर दें उन्हें या ईमेल डाल दें, कोई स्पीडियर मींस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जब तक वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास नहीं पहुंचा है तब तक ये बाउंड नहीं हुआ है उस एक्सेप्टेंस से। सो ही कैन रिवोक बाय अडैप्टिंग टू अ स्पीडियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उन तक पहुंचे, वो फोन करके उन्हें बोल दें कि नहीं भाई साहब, मैंने तो रिवोक करता हूं अपनी एक्सेप्टेंस, मैं बाध्य नहीं हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेता हूं। तो वो वैलिड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। पर एक बार अगर उनकी नॉलेज में आ गया वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद एक्सेप्टर उसे रिवोक नहीं कर सकता है। तो क्या पोजीशन डिफरेंट है यूके और इंडिया में? तो हाँ, पोजीशन डिफरेंट है यूके और इंडिया में इस चीज को लेके, क्योंकि यूके में ये बोला जाता है कि एक बार अगर उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दी है तो ऑफरर और एक्सेप्टेंस बाउंड हो जाते हैं उस एक्सेप्टेंस को लेके, वंस इट इज पोस्टेड, तो अब वो रिवोक नहीं कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में क्या है कि वो स्पीडियर मीन्स के थ्रू अपनी रिवोकेशन को, एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो बाउंड नहीं हुए हैं एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को डिस्पैच करते ही। तो बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट या कंक्लूड कब माना जाएगा? कब माना जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो गया है, और किस कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन होगी? क्या जहां से ऑफर भेजा गया है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, या जहां से एक्सेप्टेंस भेजी गई है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी? तो इसके बारे में अलग अलग रूल्स हैं। जब पार्टीज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, जिसको पोस्टल रूल भी कहते हैं, जब आपने लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन किया हो ऑफर और एक्सेप्टेंस का, तो ये बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी समय कंक्लूड हो गया है, उसी समय कंप्लीट हो गया है जिस समय लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दिया है। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाल दिया गया है, उसी समय कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। तो जहां से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा गया है उस कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन होगी कि अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट आए तो कौन सुलझाएगा उसे? वो कोर्ट सुलझाएगी जहां से एक्सेप्टेंस दी गई है। पर बात क्या है कि वो उस केस में होगा जब नॉन इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो।
इसके ऊपर लैंडमार्क केस है यूके का, वो है इंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें बात क्या थी कि एक ऑफर दिया गया था लंदन से बाय टेलेक्स। अब ये मैं क्या डील कर रहा हूँ, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब पार्टीज डायरेक्ट टच में हो, ये तो मैंने पहले डील किया कि जब पार्टीज डायरेक्ट टच में ना हो और पोस्टल रूल के थ्रू ऑफर या एक्सेप्टेंस दिया गया हो, पर जब पार्टीज डायरेक्ट टच में हो जैसे कि टेलीफोनिक मेथड हुआ या टेलेक्स हुआ, इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है। तो इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है इंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, जिसमें ऑफर दिया गया था लंदन से बाय मींस ऑफ टेलेक्स टू अ पार्टी इन हॉलैंड। तो एक्सेप्टर कहा था हॉलैंड में और ऑफर कहा था लंदन में। तो अब डिस्प्यूट हुआ, तो अब कोर्ट के सामने इशू आया कि कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में कंक्लूड माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा या हॉलैंड में, क्योंकि पोस्टल रूल तो साफ है पर इंस्टेंटेनियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इस केस में क्या लागू होगा। तो इस केस में बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट या कंक्लूड माना जाएगा इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस रिसीव कहाँ हुई है इस केस में, हॉलैंड में। तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि तब कंप्लीट हुआ है जब हॉलैंड में एक्सेप्टेंस सॉरी एक्सेप्टेंस रिसीव की गई है लंदन में, तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है। तो इस केस में लंदन कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन होगी कि अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट इंटरटेन करेगी उस डिस्प्यूट को। और उसी ऑन द सेम फुटिंग इंडिया का भी एक केस है जो है गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल परसोत्तम दास एंड कंपनी, जिसमें प्लेंटिफ ने ऑफर दिया था अहमदाबाद से। तो ऑफरर कहाँ पे थे, अहमदाबाद में, और डिफेंडेंट कहाँ पे थे, खमगांव। मतलब एक्सेप्टर वाज एट खमगांव एंड द ऑफरर वाज लोकेटेड इन अहमदाबाद टू परचेज सर्टेन गुड्स, एंड डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया उस ऑफर को, पर बाद में इनके बीच में कुछ विवाद आया। तो अब इशू ये हुआ कि जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास होगी। क्या माना जाएगा कि अहमदाबाद कोर्ट के पास इसकी जुरिस्डिक्शन होगी क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो अहमदाबाद में रिसीव हुई, या खमगांव में। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक इंस्टेंटेनियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन का केस था जिसमें टेलीफोन के थ्रू सारी बातचीत हुई, ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सचेंज हुए। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि जैसे कि बात सारी टेलीफोन के थ्रू हुई है और ये इंस्टेंटेनियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन में लाई करेगा, तो इंस्टेंटेनियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट या कंक्लूड माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी। क्योंकि अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस सुना ही ना हो किसी डिस्टरबेंस की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस केस में जहां से ऑफर भेजा गया है जो है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन होगी इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को की जुरिस्डिक्शन उनके पास होगी अगर कोई भी डिस्प्यूट इन दोनों पार्टीज के बीच में आता है। तो ये था दोस्तों एक्सेप्टेंस का पार्ट 2। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से अगर कुछ इश्यूज रहे हो तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।